हे एवरीबॉडी, आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। हम लेके आ गए फिल्म एम्बर के एपिसोड नंबर 72 को। इफ यू हैवंट वॉच्ड द प्रीवियस एपिसोड्स देन यू शुड जस्ट डू दैट राइट नाउ, क्योंकि इस एपिसोड से शुरू होने वाला है नया आर्क। अगर आप इसे अच्छे से समझना चाहते हो तो पिछले आर्क की डिटेल्स को जानना काफी जरूरी है। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रीवियस एपिसोड्स रिकैप। जब किंग ज्वानलिंग जियान से पूछता है कि तुम कौन से सेक्ट को ज्वाइन करना चाहते हो, तो जियान जस्ट आंसर देने वाला था, तभी सोलोमन सेक्ट का वो रिप्रेजेंटेटिव जियान से रुकने के लिए बोलता है। वो कहता है पहले हम अपने अपने ऑफर्स तुम्हें बताते हैं, फिर तुम अपने हिसाब से सेक्ट्स को ज्वाइन कर सकते हो। इससे जियान को कोई आपत्ति नहीं थी। सबसे पहले ऑफर देने वालों में सोलोमन सेक्ट ही था। सोलोमन सेक्ट जियान को एक हाई लेवल फाइटिंग स्पिरिट देने के लिए बोलता है। एक फाइटिंग स्पिरिट क्या होती है, वाल उसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप पिछले एपिसोड को देखो। फिर किंग ज्वानलिंग जियान को ऑफर देते हुए बोलता है, और तुम हमारी ज्वानलिंग रॉयल फैमिली को ज्वाइन करते हो तो हम तुम्हें अगले 70 साल के अंदर ही डोशियान लेवल तक पहुंचा देंगे। ये ऑफर काफी टेम्पटिंग था। वानुआ पवेलियन जियान को वानुआ पवेलियन के बैप्टिज्म के बारे में बताती है, जो कि जियान की दुगी को और भी प्योरीफाई कर सकता था, और ऐसा होने में उसकी कॉम्बैट एबिलिटीज और बढ़ जाती हैं। लेकिन सबसे खतरनाक ऑफर था पिल वैली का। वो जियान को प्रॉमिस करते हैं कि अगर वो पिल वैली को ज्वाइन करता है तो वो जियान को सिर्फ 70 साल के अंदर डोशियान लेवल तक ही नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि वो उसे 20 साल के अंदर इमोर्टल रैंक का एल्केमिस्ट भी बना देंगे। पिल वैली के एल्डर की बातों सुन के चारों तरफ अप्रोर फैल गया था। जियान भी इस ऑफर से काफी टेम्प्ट होता है, लेकिन गोल्डन ड्रैगन के समझाने बुझाने की वजह से वो अपने लालच को कंट्रोल में रख पाता है। फाइनली वो ज्वाइन करता है बर्निंग इंसेंस पवेलियन को। जियान के बाद बचे थे 3 लोग, उनमें से म्यूफंग और म्यूइंग बर्निंग इंसेंस पवेलियन को ज्वाइन करते हैं, यानी कि ये बन जाते हैं जियान के साथी। ऑल्दो यूरू भी बर्निंग इंसेंस पवेलियन को ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन तभी वानु पवेलियन की उस औरत ने यूरू के कान में कुछ ऐसा फुसफुसाया कि यूरू ने तुरंत ही यू टर्न मान लिया। वो ज्वाइन कर लेती है वानु पवेलियन को। अब चलो हम इस एपिसोड में करते हैं नए आर्क की शुरुआत। आई होप ये आपको पसंद आएगा। जिस तरीके से दुई की कॉन्टिनेंट की बैटल थ्रू दी हेवंस की स्टोरी में जियानन एकेडमी का आर्क था, ये भी काइंड ऑफ वैसा ही होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। ये सीन था उसी माउंटेन टॉप के ऊपर का, जहाँ पर रंग बिरंगी रोशनियां फैली हुई थी। असल में सूर्य की रोशनी तो वैसे ही होती है, लेकिन अलग अलग सेक्ट्स के मेंबर से टकरा के जब रिफ्लेक्ट होती थी तो सूर्य की रोशनी में से कई रंग खिल जाते हैं। यहाँ पे सबसे आगे खड़े होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, और उनके पीछे थे पार्टिसिपेंट्स, जो कि अपने अपने रिस्पेक्टिव सेक्ट्स के और डिसाइपल्स बन चुके हैं। इस सिलेक्शन प्रोसेस में म्यूइंग ने बर्निंग इंसेंस पवेलियन को ज्वाइन किया था, और वानो पवेलियन की रिप्रेजेंटेटिव से बैलने की वजह से यूरू कर लेती है उसे ज्वाइन। जियान जिसकी नौजवानों सबसे खतरनाक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती है, और वानो पवेलियन की रिप्रेजेंटेटिव और यूरू के बीच की बातचीत को आसानी से सुन सकता था, लेकिन जानबूझ के जियान ऐसा करने का नहीं सोचता है। उसके हिसाब से यूरू को उसके लिए फीलिंग्स नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यही दोनों के लिए अच्छा होगा। वैसे वानु पवेलियन की उस औरत ने यूरू के कानों में कहा था कि अगर तुम अपने लवर की बराबरी करना चाहती हो तो हमें ज्वाइन कर लो। तुम्हारे इनहेरिटर के स्टेटस के साथ वानु पवेलियन में तुम्हें हर तरीके के रिसोर्सेज मिलेंगे, और तुम जब अगली बार उससे मिलोगी तब तुम उसके ऊपर एक बर्डन नहीं बल्कि उसकी सच में हेल्प करने के लायक होगी, और तब तुम उसके दिल को जीत सकती हो। और जहाँ तक बात रही म्यू यिंग की, तो वो कोई इशू नहीं है। ये सुन के यूरू के चेहरे पे हेजिटेशन तो फ्लैश हुआ था, लेकिन वुमन और आगे बोलती है। वो कहती ज्यादा चिपकना अच्छी बात नहीं है। फिर यूरू फाइनली एग्री कर लेती है। दूसरी तरफ चेंगयू, जिनके खेमे में बहुत सारे आउटस्टैंडिंग डिसाइपल्स आ चुके थे, वो चाहते तो जियान का बहाना लेके वो यूरू को अपनी तरफ खींच पाते, लेकिन उसकी नेटर की आइडेंटिटी को जान के वो जानबूझ के बीच में इंटरवीन नहीं करते हैं। उन्होंने वानु पवेलियन को जानबूझ के यूरू को ले जाने दिया था। वो जानते थे कि अगर यूरू उनके सेक्ट में आती है तो इसे उसका फ्यूचर पोटेंशियल रुक सकता है। चेंगयू के परसेप्शन से वो पहले समझ पा रहे थे कि यूरू और जियान के बीच में काफी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है। चेंगयू खुद से बोलते हैं इनका सेपरेट होना शायद सही होगा। वैसे ही बर्निंग इंसेंस पवेलियन ने सारे टॉप टैलेंट्स को अपनी तरफ रिक्रूट कर लिया है। अगर वो ज्यादा प्यार फैलाते हैं तो कहीं तख्ता पलट ना हो जाए। उनका बाकी के सेक्ट के साथ अच्छे रिलेशनशिप को मेंटेन करना काफी जरूरी होता है, क्योंकि ज्वानलिंग रॉयल फैमिली और सोलोमन सेक्ट के साथ पहले ही खींचतानी में लगे हुए हैं। ये रुसाया करके फाइनली वानु पवेलियन की रिप्रेजेंटेटिव के पीछे खड़ी हो जाती है, और इसी के साथ एंड होता है इस पॉइंट्स ग्रैबिंग कंपटीशन का। पिल वैली का एल्डर एक बार जियान की तरफ देखने के बाद एक फोर्स्ड स्माइल के साथ बोलता है, हाँ ये कंपटीशन काफी थ्रिलिंग रहा है। साफ तौर पे जब जियान जैसा प्रॉमिसिंग टैलेंट उनके हाथ से चला गया, पिल वैली के एल्डर के दिल को तकलीफ हो रही है। पपेट सेक्ट का मेंबर बोलता है, लगता है इस बार बर्निंग इंसेंस पवेलियन राइज करेगा। ऑल्दो सोलोमन सेक्ट और ज्वानलिंग रॉयल फैमिली काफी पावरफुल है, तब भी ऐसी बात नहीं कि और सेक्ट्स उनसे पूरी तरह से डरते हो। सब एक दूसरे से सतर्क रहते थे। खासकर ज्वानलिंग रॉयल फैमिली और सोलोमन सेक्ट के जितने ज्यादा दुश्मन होंगे, ज्वानलिंग कॉन्टिनेंट में बैलेंस उतना ही बना रहेगा। अपने पीछे खड़े रिक्रूट्स को देख के चेंगयू स्माइल के साथ बोलते हैं, हाँ ये तो बस लक की बात
बरसात है। उन्होंने सोचा नहीं था कि उनके रेगिस्तान में इस बार घनघोर बरसात होगी। ऐसे टैलेंटेड डिसाइपल्स को बर्निंग इंसेंस पवेलियन ने कई सालों से देखा नहीं है। पिल वैली के एल्डर हंस के बोलते हैं, चलो ये मैटर सेटल हो गया है तो फिर वापस लौटा जाए। वैसे भी 8 सालों के बाद तुम नौजवानों के बीच में कंपटीशन होने वाला है। किंग ज्वालिंग भी बोलता है, लेट्स गो। वो जस्ट एक रे ऑफ लाइट में बदल के इस जगह से जाने वाला था, तभी चैंग यू उसका रास्ता रोकते हैं। चैंग यू स्माइल के साथ बोलते हैं, किंग ज्वालिंग जरा रुको। इस कंपटीशन से पहले हम सभी ने एग्री किया था कि इस कंपटीशन के विनर को इंपीरियल पॉइंट में एंटर करने का मौका दिया जाएगा, लेकिन अब कुछ डिस्कशन के बाद ये डिसाइड किया गया है कि इंपीरियल पॉइंट में एंटर करने वाले एक नहीं बल्कि 3 लोग होंगे। मुझे लगता है इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, राइट? किंग ज्वालिंग कोल्ड आवाज में कहता है, बिल्कुल। मलिक किंग ज्वालिंग काफी कॉन्फिडेंट साउंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसकी आंखों में पेन साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। अगर टॉप 3 पोजीशंस ने उसकी ज्वालिंग रॉयल फैमिली को ज्वाइन किया होता तो फिर उसे इस चीज से कोई परेशानी नहीं होती। हाउएवर, क्योंकि अब तीनों लोग बर्निंग इंसेंस पवेलियन को ज्वाइन कर चुके हैं जो कि ज्वालिंग रॉयल फैमिली का राइवल है, तो ये मामला पूरा अलग हो जाता है। ये सुन के फाइनली चैंग यू हाथ कब करके बोलते हैं, अगर ऐसी बात है तो मैं बर्निंग इंसेंस पवेलियन के तीनों डिसाइपल्स की तरफ से आपको पहले ही थैंक यू बोलना चाहूंगा। किंग ज्वालिंग के जाने के बाद सारे रिप्रेजेंटेटिव्स एक दूसरे से ग्लैंसेस एक्सचेंज करते हैं। एक रिप्रेजेंटेटिव जाने से पहले चैंग यू से बोलता है, अगर चीजें इस तरीके से चलती रहती है तो बर्निंग इंसेंस पवेलियन एक बार फिर से डोमिनेट कर पाएगा। इस मोमेंट तक इस माउंटेन पीक के ऊपर वानुआ पवेलियन और बर्निंग इंसेंस पवेलियन के लोग ही रह जाते हैं। चैंग यू कहते हैं, चलो हमारा भी जाने का समय आ गया। वो जस्ट पीछे मुड़ने वाले थे तभी जियान कहते हैं, सीनियर प्लीज वेट करो। उसकी नजरें यूरो के ऊपर जाती हैं। वो बिना अलविदा कहे जाना नहीं चाहता था। जिस तरीके से यूरो और उसकी फैमिली ने जियान का ध्यान रखा था, जियान सॉफ्ट एक्सप्रेशन को लेकर यूरो के करीब जाने लगता है। जियान कहता है, क्योंकि अब तुम वानुआ पवेलियन को ज्वाइन कर चुकी हो तो मैं अपने आप को और भी टफ बनाना होगा, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन काफी फियर्स होने वाला है। लेकिन तब भी अगर तुम्हें कोई बुली करता है तो तुम मुझे तुरंत ही बता सकती हो। जियान के चेहरे की स्माइल को देख के यूरो के दिल में खुशी की लहर फैल जाती है। ऐसा लगता है उसे एक नई उम्मीद मिल गई हो। अब भी जियान उसके लिए कुछ फीलिंग्स रखता है। यूरो अपनी आंसुओं को रोकते हुए जियान से कहती है, बिल्कुल, और हाँ, जब हम अगली बार मिल रहे होंगे तो मैं तुम्हें हराने वाली हूँ। जियान जेंटल आवाज में कहता है, हाँ, मुझे उसका इंतजार रहेगा। ये सुन के यूरो ने नोट किया था। फिर वानुआ पवेलियन की रिप्रेजेंटेटिव की गाइडेंस में सारे डिसाइपल्स यहाँ से चले जाते हैं। तभी जियान के पीछे से एक आवाज आई थी। वो आवाज कहती है, अब मैं फाइनली फ्री हो गया। ये और कोई नहीं बल्कि शाओई होता है, जो कि जियान के पीछे अपीयर हुआ था। जियान नहीं चाहता था कि शाओई की आइडेंटिटी सबको मालूम पड़े, खासकर जब यहाँ पे इतने पावरफुल एक्सपर्ट्स इकट्ठे हो रखे हो। इस वजह से वो गोल्डन डेकिंग से हेल्प मांगता है। वो इस सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करके शाओई को छिपा देते हैं। इवन ज्वालिंग किंग का परसेप्शन भी इस कंसीलमेंट टेक्निक के आर पार नहीं जा पाता। लिटरली को अपीयर होते हुए देख चैंग यू स्टार्टर्ड हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि जियान के अपनी कुछ प्लान्स हैं। जियान स्माइल के साथ बोलता है, ये मेरा भाई है। वो जानता था कि उसे अपने राज छुपा के रखने होंगे। चैंग यू को शाओ की स्ट्रेंथ को नोटिस करके जियान की तरफ नोट करते हैं। वो शाओ की स्ट्रेंथ से कुछ खास सरप्राइज नहीं हुए थे। आगे करियन को और फॉरेस्ट के अंदर वो शाओ से एक बार पहले भी मिल चुके हैं। लिटरली चैंग यू की तरफ हाथ कब करके बोलता है, सीनियर, मैं भी बर्निंग इंसेंस पवेलियन को ज्वाइन करना चाहूंगा। चैंग यू हंस के लिटरली का स्वागत करते हैं। फिर वो जियान से कहते हैं, चलो वापस लौटा जाए। उनके हाथ के एक वेव पे एक जेंटल सी फोर्स सभी को उनके साथ ले जाने लगती है। इस समय जियान की आंखों में डिटर्मिनेशन चमक रही होती है। वो कहते तो फाइनली समय आ गया। होली फ्लेम, मैं जियान आ रहा हूँ। स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले ऑर्थर ने हमें जॉन सेंटिन के बारे में थोड़ा डिटेल में बताया है, जैसे चीजें बाद में क्लियर हो सके। अगर आप इसके बारे में इंटरेस्टेड हो तो स्टोरी कंटिन्यू करो, नहीं तो आई गेस 5-6 मिनट स्किप कर सकते हो, क्योंकि मैं फुल नोवेल एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। मेरे लिए चीजों को डिस्क्राइब करना जरूरी है। याद रखना, ये नोवेल एक्सप्लेनेशन है, ना कि सिर्फ बुक को रीड कर देना। इस वजह से मुझे चीजों के बारे में ढंग से बताना जरूरी है। नाउ लेट्स कंटिन्यू। शुरुआत में बताया जाता है जॉन सेंटिन के बारे में। ये ज्वालिंग कॉन्टिनेंट के एक बहुत ही बड़े रीजन का नाम है। इस जगह पे ऊर्जा भर के होती है, जिस वजह से यहाँ पे पावरफुल क्रीचर्स और ह्यूमन एक्सपर्ट्स की कमी नहीं होती है। भले ही समय के गुजरने की वजह से कई सेक्ट्स खड़े हुए हों और डिस्ट्रॉय हुए हों, लेकिन 9 सुपर सेक्ट्स हमेशा अनचैलेंज रहते हैं। इन 9 सुपर सेक्ट्स की जड़ें जॉन सेंटिन के काफी गहराइयों में जाती हैं। इनके पास अपने अपने स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं। इनके ऐसे गहरे इतिहास और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की वजह से इनका तख्ता पलट करना बहुत ही मुश्किल होता है। बेसिकली जॉन सेंटिन की लैंडस्केप यानी कि जमीन को 9 माउंटेन्स एंड 1 सिटी में डिवाइड किया गया है। हिंदी में बोले तो 9 पहाड़ और एक शहर। अगर बात करिए 9 पहाड़ों की, तो हर एक माउंटेन अपने यूनिक एस्पेक्ट को प्रोसेस करता है। इन पहाड़ों में से अबंडेंट ओरिजिन ची होती है, जिसे कल्टिवेट करके 2D क्लास में ब्रेक थ्रू करने के लिए अनगिनत लोग तैयार रहते हैं। 9 सुपर सेक्ट्स ने एक माउंटेन को ऑक्यूपाई कर रखा है और वो अपनी अपनी अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके अपने अपने पहाड़ों की ऊर्जाओं को हार्नेस करते हैं। इन 9
माउंटेन में पहला माउंटेन है हुआशन, जो कि बर्निंग इंसेंस पवेलियन का घर होता है। हुआशन एक ऐसा माउंटेन है जो कि 9 माउंटेन्स पे एक समय पे पीक टेम्परेचर रखता था, लेकिन पिछली कई सदियों से इसकी ओरियंची कम होती आ रही है। भले ही ओरियंची डिक्लाइन हो रही हो, तब भी इसे हासिल करने के लिए कई डिसाइपल्स बर्निंग इंसेंस पवेलियन को ज्वाइन करने के लिए आते हैं। ये माउंटेन अपने फायर एट्रीब्यूट स्टोन्स के लिए भी जाना जाता है, जो कि बॉडी रिफाइनमेंट और फायर एट्रीब्यूट की दो स्किल्स को प्रैक्टिस करने में बहुत ही मददगार होता है। दूसरा माउंटेन होता है वानुआ माउंटेन, जहाँ पे ऑफ कोर्स वानुआ पवेलियन स्टेबलाइज्ड है। ये वानुआ माउंटेन 9 पहाड़ों में सबसे खूबसूरत पहाड़ है। इस पहाड़ पे पेड़ों और फूलों की ऐसी वैरायटी मौजूद है जिसे बहुत कम पहाड़ी टक्कर दे सकते हैं, लेकिन जितना पेड़ पौधे खूबसूरत है, ये उतने घातक भी है, क्योंकि अगर किसी के पास प्लांट्स की रिच नॉलेज नहीं होती है तो वो किसी फूल को खूबसूरत समझ के उसकी जहर की वजह से अपनी जान गंवा सकता है। वानुआ पवेलियन की डिसाइपल्स जो कि वाटर अफेंडी की टेक्निक्स में काफी ज्यादा प्रोफिशिएंट होती है, वो वानुआ माउंटेन के रिच वाटर एट्रीब्यूट की एनर्जी का खूब फायदा उठाते हैं। तीसरे पहाड़ का नाम होता है सोंगशन। ये होता है एंशिएंट डेसोलेट हॉल का ठिकाना। जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कि एंशिएंट डेसोलेट हॉल बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक्स में स्पेशलाइज करता है। इस माउंटेन्स में ऐसी कई जगह है जो कि बॉडी रिफाइनिंग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, लेकिन असल में इस पहाड़ के अंदर ऐसे कुछ राज छिपे हुए हैं जिसके बारे में बस एंशिएंट डेसोलेट हॉल ही जानता है। चौथे नंबर पे आता है हैंशन, जहाँ पे प्रगति हॉल ने अपना डेरा डाल के रखा है। इस पहाड़ की चोटियां बादलों से ढकी हुई दिखाई देती हैं, और जैसा कि हम सभी को पता है कि प्रगति हॉल डीमंस और एलियन इविल रेसेस से डील करने में स्पेशलाइज करता है। इसके यूनिक और डिमांडिंग कल्टीवेशन मेथड्स की वजह से प्रगति हॉल में काफी कम डिसाइपल्स होते हैं, और जो होते भी उन्हें भी आसानी से देखा नहीं जा सकता, क्योंकि वो ज्यादातर डीमन हंटिंग मिशंस में लगे रहते हैं। नंबर 5 पे आता है यिन माउंटेन। ये घर होता है सोलोमन सैक का। इस यिन माउंटेन से बहुत सारी मिस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे लोग अक्सर गायब होते रहते हैं। हालांकि कहा जाता है कि सोलोमन सैक ने इन डिसअपीयरेंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए काफी रिसोर्सेज लगाए हैं, तब भी इन डिसअपीयरेंस के पीछे का कारण किसी को नहीं मालूम पड़ता, और शायद यही रीजन है जिसकी वजह से सोलोमन सैक के ऊपर लगातार सवाल उठते रहते हैं। नंबर 6 पे आता है टाइशान। ये पपेट सैक का इलाका होता है। पपेट सैक अपने यूनिक कल्टीवेशन मेथड के लिए जाना जाता था, जो कि होता है अपनी एनर्जी से पपेट को कंट्रोल करना। इस पहाड़ की ऊंचाई की वजह से ये स्ट्रेटेजिकली काफी अच्छी लोकेशन है। इस पहाड़ के ऊपर से आसपास के इलाके का काफी अच्छा व्यू दिखाई देता है। नंबर 7 पे होता है डेंशन, जहाँ पे पिल वैली स्टेबलाइज्ड है। वैसे भी डेन का मतलब होता है पिल और शान का मतलब होता है माउंटेन, सो डेंशन। डेंशन में वो जड़ी बूटियां मिल जाएंगी जो कि और कहीं मिल नहीं सकती हैं। ये ज्वालिंग कॉन्टिनेंट के एल्केमिस्ट के लिए एकदम होली ग्राउंड जैसा है। नंबर 8 पे आता है डुआनशन। ये होता है हार्टलेस पैलेस का ठिकाना। इस डुआनशन को ब्रोकन माउंटेन भी कहा जाता है, और ये अपनी वांगडुआन क्लिफ के लिए फेमस है। हार्टलेस पैलेस के सारे डिसाइपल्स को अपनी भावनाओं की डोरियों को तोड़ना होता है, क्योंकि ऐसा करने के बाद ही वो अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकते हैं और हार्टलेस पैलेस के स्पेसिफिक कल्टीवेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कोई डिसाइपल ऐसा नहीं कर पाता है तो उसकी जान भी जा सकती है। और फाइनली नंबर 9 पे होता है टियानशन, जो कि 10,000 सोर्ड सैक, जिसे चाइनीज में वानजियानन बोलेंगे, उसका घर है। ये टियानशन पूरी तरह से मेटल से बना है, मतलब ऑलमोस्ट, और इसे हम वानजियानन का बेस कह सकते हैं। 10,000 सोर्ड सैक 9 सुपर सैक्स में सबसे स्ट्रॉन्ग कहा जाता है। शायद 10,000 सोर्ड सैक ने इस माउंटेन को इसलिए चुना क्योंकि इस जगह पे वो मेटल पाया जाता है जिससे बहुत ही शानदार तलवारें बनती हैं, और उन तलवारों की उम्र से 10,000 सोर्ड सैक अपने डोमिनेंस को स्टेबलाइज कर पाया है। आखिर में बचती है सेंट्रल सिटी, जो 9 सुपर सैक्स और 1 सिटी में 1 सिटी है, वो यही सेंट्रल सिटी होती है। ये ज्वालिंग रॉयल फैमिली का स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है। अंग्रेजी की सिंपल लैंग्वेज में बोले तो हेडक्वार्टर्स। ज्वालिंग रॉयल फैमिली ने कई 100 माइल्स की एक ऊंची दीवार से इस पूरी सिटी को घेर रखा है। ये दीवार मेड्यूसा क्लैन से ज्वालिंग रॉयल फैमिली को बचाती है, जो कि उनके जानी दुश्मन है। से शिफ्ट हुआ था ये जगह होती है हुआशन के बेस की। देखो हम बोलेंगे माउंट हुआशन, ये बर्निंग इंसेंस पवेलियन वाला माउंटेन होता है। माउंट हुआशन के बेस पे स्पेस ट्रेम्बल होता है। हम एक स्पेस क्रैक को बनते हुए देखते हैं। इसमें से एक ग्रुप बाहर आया था। ये कई नौजवान और एक मिडिल एज मैन होता है। अपने सामने इतने बड़े पहाड़ को देख के नौजवानों की आंखें एकदम चमकने लगती हैं। एक लड़की कहती है कितना ऊंचा है, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान को छू रहा हूँ। तब एक और डिसाइपल पूछता है अंकल हमारा बर्निंग इंसेंस पवेलियन कहाँ पे है। चेंग हंस के बोलते ही तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमारा बर्निंग इंसेंस पवेलियन माउंट हुआशन की सबसे ऊंची चोटी पे है, और ये पूरा पहाड़ हमारी बर्निंग हेवन फॉर्मेशन से प्रोटेक्टेड है। चेंगयू बताते हैं कि अरे बहुत ही डेंजरस है, अगर कोई बिना जाने इसके अंदर घुसने की कोशिश करता है तो फिर सीरियस इंजरी इवन डेथ काफी नॉर्मल चीज है। इस स्पेस के अंदर बर्निंग हेवन टेरिटरी है, जो कि हमारे बर्निंग इंसेंस पवेलियन का इलाका है। चेंगयू के एक्सप्लेनेशन को सुन के म्यूफंग शॉक हो गया था। वो कहता है बर्निंग इंसेंस पवेलियन। म्यूफंग के रिएक्शन को देख के जियान उसकी तरफ मुड़ता है
है। वो कहता है हाँ, साफ तौर पे बर्निंग हेवन फॉर्मेशन जियान के लिए बिल्कुल अनफेमिलियर थी। म्यूफंग बताता है कि ये फॉर्मेशन बहुत पावरफुल है। कहा जाता है कि इस फॉर्मेशन को एक 2 इमोर्टल लेवल के वॉरियर ने क्रिएट किया था और ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। ये एरे काफी इनक्रेडिबल है। कहा जाता है कि इसने एक बार 2 इमोर्टल की भी जान ली है। अब वो शॉक्ड एक्सप्रेशन जियान के चेहरे पे भी दिखाई देता है। वो माउंट हुआशन को देखते हुए बोलता है तो ये 2 इमोर्टल को भी खत्म कर पाया। जियान की पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ तुरंत ही उसके आसपास के 100 मीटर के एरिया को पूरी तरह से ढक लेती है। वो चीजों को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही माउंट हुआशन के करीब जाती है उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को एक मिस्टीरियस फोर्स डिवावर कर लेती है। जियान को ऐसा फील होता है कि जिस भी मिस्टीरियस फोर्स ने उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को निकला है उसके सामने जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बहुत मामूली है। जियान की कंफ्यूजन को देख के चैंगन्यू कहते हैं ये हमारी बर्निंग हेवन फॉर्मेशन की आउटर लेयर है। जियान अपनी वॉइस कोड के ऊपर की तरफ देखता है। उसकी नजर वहां तक पहुंचती है जहां तक वो बादल होते हैं। लगता है बर्निंग हेवन फॉर्मेशन की आउटर लेयर वहां तक एग्जिस्ट करती है। अगर ऐसी शानदार फॉर्मेशन में बर्निंग इंसेंस पवेलियन के पावरफुल एक्सपर्ट्स भी ऐड कर दिए जाए जो कि माउंट हुआशन के रिसोर्सेज को अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं तो ये कहा जा सकता है कि बर्निंग इंसेंस पवेलियन की जड़ें काफी मजबूत है। चैंगन्यू स्माइल के साथ बोलते हैं चलो आगे बढ़ा जाए। बर्निंग हेवन फॉर्मेशन की आउटर लेयर हमें उड़ने से रोकती है, इस वजह से हमें ऊपर अपने पैरों को इस्तेमाल करके जाना होगा। बिना हेजिटेशन के ग्रुप ऊपर जाने लगता है। बीच बीच में चैंगन्यू स्माइल के साथ जियान और बाकियों को देखते थे। साफ तौर पे इस बार के रिक्रूट से वो काफी खुश होते हैं। पहाड़ की चढ़ाई कर रहे चैंगन्यू जिनका दिल एकदम प्राइड से भरा होता है वो मन ही मन में खुद से बोलते हैं काफी फॉर्चुनेट बात है कि हम इस वजह से टैलेंटेड डिसाइपल्स को रिक्रूट कर पाए हैं। लगता है माउंट हुआशन के एंसेस्टर्स हमें ब्लेस कर रहे हैं। दूसरी तरफ म्यूफंग जो कि जियान से पीछे रह गया था वो उसके बगल में आके बोलता है जियान तो तुमने सच में बर्निंग इंसेंस पवेलियन को ही ज्वाइन किया। जियान हंस के बोलता है लगता है हम फिर से साथ ही बन गए। थोड़ी दूर चल रही म्यूइंग जिसकी दोनों चोटियां हवा के साथ सोई हो रही थी वो ओकेजनली जियान को देखती थी। उसकी ब्राइट आंखों में एक अलग ही लाइट फ्लिकर हो रही होती है, लेकिन जब वो जियान के बगल में शाओई को देखती है म्यूइंग थोड़ा सा हिचकिचाने लगती है। ऑफ कोर्स लिटिल ने भी म्यूइंग की अपनी ऊपर नजरों को सेंस कर लिया था। म्यूइंग को हेजिटेट करते हुए देख वो अपने सिर को हिलाता है। बस लिटिल के लिए अजीब बात ये होती है कि उसके 7 स्टार दूधी की स्ट्रेंथ के साथ भी उसे म्यूइंग के अंदर से एक हल्का सा डेंजर फील हो रहा था। ये खतरे की घंटी काफी अजीब होती है। लू गोंग जिसका मोटा सा पेट एक स्टेप के साथ जिगल जिगल कर रहा था वो जियान की तरफ देखे एक वार्म स्माइल के साथ बोलता है ब्रदर जियान आप सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं हो बल्कि आपके पास हिम्मत भी बहुत है। यहाँ पे लू गोंग यूनिकॉर्न फॉरेस्ट की बात कर रहा था क्योंकि जब ट्विन गोस्ट टेम्पर से सबके बैंड बजी पड़ी थी तब जियान बिना डर के आगे बढ़ता है। अगर उसने अपने एनाइलेशन लोटस को ट्विन गोस्ट टेम्पर की खोपड़ी फोड़ा नहीं होता तो शायद सबके सब यूनिकॉर्न फॉरेस्ट में दफन हो चुके होते। जियान में रिप्लाई करते हुए बोलता है ब्रदर लू आप कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारा डिफेंस भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। यूनिकॉर्न फॉरेस्ट के अंदर जियान ने लू गोंग को भी ऑब्जर्व किया था। भले लू गोंग की स्ट्रेंथ लीड से 4 स्टार दूधी की हो उसका डिफेंस तब भी 5 स्टार दूधी के अटैक्स को रोक सकता है। दोनों लेवल्स के बीच के वास्ट गैप को समझते हुए ये काफी अच्छी अचीवमेंट है। जियान स्किल की काफी वैल्यू करता है। जैसे जैसे उसकी कल्टीवेशन आगे बढ़ रही है उसकी स्पीड अटैक और बाकी चीजें इम्प्रूव होती जा रही है, लेकिन अब भी जियान के पास अच्छी डिफेंसिव टेक्निक की कमी है और इस चीज को जियान भलीभांति महसूस कर सकता है। स्पेशली इसे डिफेंसिव एबिलिटीज की तब जरूरत पड़ेगी जब वो फ्यूचर में क्लोज कॉम्बैट कर रहा होगा। जियान मनी मन में खुद से बोलता है लगता है मुझे एक अच्छी डिफेंसिव टेक्निक को ढूंढना होगा, खासकर जब मैं होली फ्लेम को ढूंढने जा रहा हूँ। जियान खुद से बोलता है 7 लेयर स्काई शैटरिंग रूलर का पहला स्टेप मेरे लिए कुछ खास अब यूजफुल नहीं रह गया है। अब मुझे दूसरे लेवल की प्रैक्टिस करनी चाहिए, खासकर मैं अपने सोल क्लोन को और भी इम्प्रूव कर सकता हूँ। जब जियान के दिमाग में ये सब बातें चल रही होती है ग्रीन फ्रूट जिसके हाथों में स्नेक लिपटे हुए थे वो जियान के करीब आती है। ग्रीन फ्रूट जियान से कहती है लगता है तुम इन सभी के बीच काफी पॉपुलर हो। जियान की नजरें ग्रीन फ्रूट के ऊपर गई थी। वो कहता है मैं तुम्हारे अंदर से एक फैमिलियर ऑरे को सेंस कर पा रहा हूँ। ग्रीन फ्रूट कहती है शुरुआत में मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे अंदर जो हमारी ब्लड लाइन का ऑरा है वो तुमने हमारे किसी स्नेक पीपल के ऊपर हमला करके हासिल किया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे करीब आके सेंस कर पा रही हूँ कि तुम्हारे पास जो ऑरा है वो एक एयर का ऑरा है। जियान कहता है एयर। ग्रीन फ्रूट एक बहुत ही हल्की आवाज में कहती है इसका मतलब एक हस्बैंड और वाइफ का सेंट। लगता है ग्रीन फ्रूट के इन शब्दों को सुन के जियान के ऊपर बिजली गिर गई थी। अचानक से वो ग्रीन फ्रूट के कंधे को टाइटली पकड़ लेता है। वो कहता है क्या तुम जानती हो कि वो कहाँ पे है? ग्रीन फ्रूट खांसते हुए बोलती है जियान तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। एक हल्की मफल्ड बूम की आवाज के साथ जियान का ऑरा चारों तरफ फैलता है। वो डिटर्मिनेशन और डेस्परेशन से भरी आवाज में कहता है बताओ वो कहाँ पे है? ग्रीन फ्रूट जिसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा था वो कहती है अभी वो सिक्लूजन में है और वो काफी समय तक बाहर नहीं आने वाली। जियान की बॉडी से जो फ्लेम्स रेडिएट हो रही थी उनमें एक अजीब सी इंटेंसिटी होती है। ग्रीन फ्रूट को अपने ब्लड में एक अजीब सी बर्निंग सेंसेशन फील हो रही थी। जियान फाइनली अपने हाथ को रिलीज करके
कंसर्न से भरी आवाज में पूछता है, क्या वो सच में ठीक है? ग्रीन फ्रूट कहती है, अभी सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही है। तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो उसके पास मेड्यूसा रॉयल फैमिली की ब्लड लाइन है, जो कि 9 ग्रेड सोलोइंग पाइथन में इवॉल्व हो चुकी है। ऐसा होने पर क्लैन में उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू करी जाती है। जियान कहता है, एवोल्यूशन खत्म करने में कितना समय और लगेगा? ग्रीन फ्रूट सोलो आवाज में बताती है, कम से कम 5 साल, और जब वो सिक्लूजन से बाहर आएंगे तब मैं भी स्नेक टाइप में वापस लौटूंगी। हो सकता है तब हम दुश्मन हो। फाइनली अब तक जियान के चेहरे पे स्माइल आ गई होती है। वो कहता है, ऐसा कभी नहीं होने वाला। अपनी आंखों में डिटर्मिनेशन को लेके वो माउंट वाशन के टॉप पे चला जाता है। जियान का चेहरा रिजॉल्व से भरा हुआ था। वो मनी मन में कहता है, काइलिन तो तुम सच में सेफ हो। 5 साल? हाँ, मैं 5 साल के अंदर मेड्यूसा ट्राइब तुमसे मिलने के लिए आऊंगा, और उस समय जो भी मेरे रास्ते में खड़ा होगा उसे मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मुझे अब जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना होगा। जियान को पता होता है कि इस पूरे दूधी कॉन्टिनेंट में डोमिनेंस का बस एक ही रास्ता है, वो है स्ट्रेंथ। ग्रीन फ्रूट कहती है, क्या लड़का सच में क्वीन का चूजन वन है, मतलब रानी का चुना हुआ, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ 4 स्टार दूधी के इनिशियल स्टेज पे ही है। अभी मैं इसके अंदर लेडी क्वीन की ऑरे को सेंस कर पा रही हूँ। वो फाइनली अपने सर को हिला के जियान को फॉलो करने लगती है। जियान और ग्रीन फ्रूट के बीच में क्या बातचीत हुई है उसके बारे में किसी को पता नहीं चलता। कुछ समय के बाद सभी लोग माउंट वा के टॉप पे पहुंच जाते हैं। इनके सामने एक चमकता हुआ बैरियर मौजूद था, जो कि इन्हें बर्निंग इंसेंस पवेलियन में एंटर करने से रोकता है। जब उनका स्वागत करने के लिए कोई खड़ा नहीं होता, चेंगयू के एक्सप्रेशन हल्के से डार्क हो जाते हैं। वो कहते हैं, अभी तुम मुझे ग्रीट करने के लिए क्यों नहीं आए? तभी रेस्पॉन्स में एक लेजी सी आवाज बाहर आती है। वो आवाज हंस के बोलती, हा, डेप्यूटी पवेलियन मास्टर चेंगयू, आपने सच में काफी हार्ड वर्क किया है, अब आप आराम कर सकते हो। इन बच्चों को मैं संभालता हूँ। जैसे आवाज फेड हुई थी, सामने का स्पेस रिपल होता है। हम एक यंग मैन को अपीयर होते हुए देखते हैं। इसके चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम रिलैक्स था। चेंगयू कहते हैं, मुचेन तुम अपनी डीटीएस को मत भूलो, ये हमारे नए डिसाइपल्स हैं, अगर इन्हें कुछ भी होता है तो ये तुम्हारे ऊपर होगा। मुचेन स्माइल के साथ बोलता है, अंकल आप चिंता मत करो, मैं इन्हें अच्छे से गाइड करूंगा, वैसे भी तीनों सेक्ट मास्टर्स इनका वेट कर रहे हैं। चेंगयू साई करके बोलते हैं, अगर मेरा आउटर पवेलियन डिसाइपल्स के माइंडसेट और डिसिप्लिन को कल्टिवेट करने में हेल्प नहीं करता तो ये टैलेंटेड डिसाइपल्स तुम्हारे कैबिनेट में नहीं आते। वो बुड्ढे हमेशा मेरे डिसाइपल्स को स्नैच करने के लिए तैयार रहते हैं। चेंगयू फाइनली जियान के ग्रुप की तरफ मुड़ के बोलते हैं, मुचेन को फॉलो करो, ये तुम्हें डाओ इंसेंस पवेलियन ले जाएगा, जहाँ पे प्रोफाउंड टेक्निक्स तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। मैं उम्मीद करूंगा कि तुम सभी को अपना अपना रास्ता मिल जाए। डिसाइपल्स नोट करके मुचेन के पीछे पीछे जाने लगते हैं। चलने के दौरान मुचेन एक्सप्लेन करता है, हमारी बर्निंग इंसेंस पवेलियन को 2 भागों में बांटा गया है, एक है आउटर पवेलियन और दूसरी है इनर पवेलियन। आउटर पवेलियन में डिसाइपल्स को माइंडसेट और डिसिप्लिन बताया जाता है, लेकिन वो डिसाइपल्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। अगर बात करिए इनर पवेलियन की, जिसे कैबिनेट भी कहा जाता है, तो सारी पावरफुल 2 टेक्निक्स वहाँ एग्जिस्ट करती हैं, और वहीं पे पावरफुल इंडिविजुअल्स को ट्रेन किया जाता है। वो पीछे ग्रुप को एक लेजी स्माइल के साथ देखते हुए बोलता है, मुझे जैसे जानकारी मिली तुम में से 5 काफी टैलेंटेड हो, स्पेशली वो टॉप 3। मुचेन की आंखें जियान पे काफी समय तक दिखती है, जिसकी आंखों में क्यूरियोसिटी साफ दिखाई दे रही थी। मुचेन कहता है, मेरे पॉइंट स्प्लिंटरिंग कॉम्पिटिशन के समय पे मैं बस 10th नंबर पे आ पाया था। उस हिसाब से मालूम पड़ता है कि इस साल के रिक्रूट काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इतना कहने के बाद मुचेन पॉज हुआ था। वो कहता है, लेकिन अब क्योंकि हम एक ही सेक्ट का पार्ट बन गए हैं तो हमारे बीच में कंपटीशन और फाइट कुछ खास जरूरी नहीं है, आखिरकार हम सब ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं। जियान स्माइल के साथ बोलता है, जिस तरीके से हमारा गाइड भी 6 स्टार दूधी एक्सपर्ट है, लगता है बर्निंग इंसेंस पवेलियन काफी पावरफुल है। ये सुन के गोल्डन ड्रैकिंग अपने आप को बोलने से रोक नहीं पाते। वो जियान के दिमाग में बोलते हैं, हाँ ये तो कुछ भी नहीं है, बर्निंग इंसेंस पवेलियन की हेवन शिफ्टिंग रूलर टेक्निक तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। ये सुन के जियान की आंखें नैरो हो गई थी। वो कहते हैं, हेवन शिफ्टिंग रूलर? गोल्डन ड्रैगिंग कहते हैं, लेकिन तुम्हें पेशेंट रहना होगा, उसे तुम कैबिनेट में एंटर करने के बाद ही ढूंढ सकते हो। ये सुन के जन और सवाल पूछना बंद कर देता है। तभी मुचेन एक जगह पे रोके बोलता है, ये हमारी इनर बर्निंग हेवन अरे है, इसके दूसरी तरफ बर्निंग हेवन टेरिटरी एग्जिस्ट करती है, तुम सभी मुझे क्लोजली फॉलो करो, मैं तुम्हें अंदर लेके जाता हूँ। जैसे ही मुचेन कुछ हैंडसीज को चेंज करता है, उसके सामने का स्पेस रिपल हुआ था, एक काइंड ऑफ पोर्टल सा अपीयर हो जाता है। मुचेन कहता है, लेट्स गो। जियान को म्यूइंग और म्यूफंग की आंखों में देखने के बाद सीधा उस पोर्टल में एंटर कर गया था, लेकिन जब जियान म्यूइंग और म्यूफंग उस पोर्टल में एंटर करते हैं, उससे पहले एक आवाज उनके कानों में एंटर करती है। ये आवाज चेंगयू की थी। चेंगयू कहते हैं, जियान, म्यूइंग और म्यूफंग, मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ सालों के बाद होने वाले कंपटीशन में तुम अच्छा परफॉर्म करोगे। जब जियान बर्निंग हेवन टेरिटरी में अपने कदमों को रखता है, उसका मुंह डब्बे की तरह खुला रह जाता है। उस बर्निंग हेवन फॉर्मेशन के अंदर एक बहुत ही बड़ा स्पेस था। लगता है इस स्पेस को पावरफुल एक्सपर्ट्स ने आर्टिफिशियली क्रिएट किया है। चारों तरफ खूबसूरत फूल, पेड़ पौधे और चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देती है। ये
सब इंडिकेट कर रहा था कि बर्निंग हेवन पवेलियन कितनी ज्यादा प्रॉस्परस है। जियानी कहने से खुद को रोक नहीं पाता कि स्पेस सच में इनक्रेडिबल है। अगर दुखी कॉन्टिनेंट के शाओक्लान की रियम से कंपेयर किया जाए तो ये स्पेस उसे न जाने कितना बड़ा था। ऐसा लगता है इसे क्रिएट करने वाले पीक दोदी या फिर दो शान लेवल के एक्सपर्ट्स होंगे। सबसे आगे चल रहा मोचैन सबका वेलकम करते हुए बोलता है, आप सभी का बर्निंग इंसेंस पवेलियन में स्वागत है। मैं तुम्हारा सीनियर ब्रदर मोचैन हूँ। अगर तुम में से किसी को कोई परेशानी होती है तो मुझे ढूंढ सकते हो। हमारे सेक्ट में भाईचारे पे बहुत जोर डाला जाता है। इस वजह से फेलो डिसाइपल्स कभी एक दूसरे से फाइट नहीं करते, मतलब फ्रेंडली फाइट तो करते होंगे आई गेस। ये सुन के सारे डिसाइपल्स अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं। जियान को मोचैन के चेहरे पे एक जेन्युइन एक्सप्रेशन दिखाई देता है। ऐसा लगता है नए डिसाइपल से वो सच में काफी खुश है। मोचैन कहता है, मुझे फॉलो करो। तीनों सेक्ट मास्टर्स तुम सभी का इंतजार कर रहे हैं। काफी जल्दी तुम सभी को कल्टिवेट करने की जगह मिल जाएगी। वो जियान की टोली को लेके एक एंशिएंट हॉल की तरफ चला गया था। चलते चलते जियान को चारों तरफ से कई पावरफुल एनर्जी सेंस होती हैं। साफ तौर पे ये सभी पावरफुल एक्सपर्ट्स होते हैं। जैसे एक ग्रुप उस एंशिएंट से हॉल में एंटर हुआ था, एक मिडिल एज मैन जिसने लाल रंग के कपड़े पहन के रखे होते हैं वो तुरंत ही खड़ा हो जाता है। वो स्माइल के साथ सबको वेलकम करते हुए बोलता है, मोचैन तो तुम वापस आ गए। बाकी के दोनों सेक्ट मास्टर्स भी जियान को कुछ समय तक ऑब्जर्व करने के बाद औरों पे ध्यान देते हैं। फिर तीनों के चेहरे पे वो नोइंग स्माइल आ गई थी। वो कहते हैं, लगता है इस बार की टैलेंट सच में प्रॉमिसिंग है। खैर इससे पहले हम इन तीनों लीडर्स को जान पाते हमारा एपिसोड हो जाता है यहीं पे फिनिश। ये एपिसोड बेसिकली इंट्रोडक्टरी था जिसमें ज़ॉन सेंटिन और बर्निंग इंसेंस पवेलियन का बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया है। जो इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं उन्हें फ्यूचर की स्टोरी और भी अच्छे समझ में आने वाली है। आप कमेंट्स में लिख के हमें बता सकते हो कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा है और क्या आप इस नए आर्क के लिए एक्साइटेड हो, क्योंकि ये काफी लंबा होने वाला है। अगर किसी के पास कोई सवाल है तो उन्हें भी कमेंट्स में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें बर्निंग इंसेंस पवेलियन का इंटरनल स्ट्रक्चर मालूम पड़ेगा। बेसिकली नेक्स्ट पार्ट सरप्राइजेस से भरा हुआ है, इस वजह से हम चलो उसे यहाँ पे स्पॉइल नहीं करते। आप बस मुंह धो के तैयार रहना, क्योंकि कल सुबह 8 बजे आपके लिए एपिसोड रिलीज हो जाएगा। ऑफ कोर्स अगर आप आज शाम को इसे देखना चाहते हो तो चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करके आप अर्ली एक्सेस का फायदा उठा सकते हो। चलो हम मिलते हैं वीडियो को इस पार। अंटिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।